हाय दोस्तों। मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं एमबीए विद मनु। हम आज डिस्कस करेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में। आखिर जॉब एनालिसिस होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स में किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है जॉब एनालिसिस की, एंड जॉब एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों, राइट। अब सी जॉब एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और ब्रीफ में या डिटेल एक बड़ा सा क्वेश्चन भी आ जाता है। अब जो मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप वो एग्जाम में लिखाओगे तो देखो, कोई टीचर पूरे मार्क्स तो नहीं देता होगा, बट जितने वो दे सकता है उतने वो देगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। ये जॉब एनालिसिस है क्या आखिर। तो सबसे पहले जॉब जॉब एनालिसिस में पहला वर्ड आता है जॉब। तो जॉब होता क्या है, जॉब डिवीजन ऑफ वर्क इनटू पोजीशंस होता है। आसान भाषा में बोले तो अ, जैसे आप एचआर मैनेजर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपका काम क्या है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो मेरा काम है सर प्रोजेक्ट चार्टर बनाना, अपनी टीम को टास्क देना, उनके माइलस्टोन्स डिसाइड करना। तो ये मेरा वर्क है पूरे दिन का। अब इन वर्क हर वर्क की कोई पोजीशन से उसका लेना देना होता है। लाइक अगर मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ तो वो किसके अंडर आता है, वो आता है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर। और अगर मैं पेरोल बनाता हूँ वो किसके अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। तो उससे डिसाइड होता है कि मेरी पोजीशन क्या होगी। तो जब ये नंबर ऑफ वर्क मिलके जो पोजीशन डिसाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम जॉब। अब पोजीशंस इन्वॉल्व करती है ड्यूटीज़, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, नॉलेज आती है, स्किल्स आती है। जैसे कि अगर आपका डाटा एंट्री की जॉब है तो उसके स्किल्स क्या हो सकते हैं, एम एक्स एक्सेल आना, राइट। तो उसको बोलते हैं हम जॉब, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू पोजीशंस। अब अगला पार्ट जॉब एनालिसिस में वर्ड है वो एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू इट, राइट। तो जॉब एनालिसिस को अगर हम बोले तो इट सीम्स लाइक इट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ जॉब। हम जॉब एनालिसिस में एक जॉब होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड कलेक्ट करते हैं कि उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और बाकी उस पर्टिकुलर जॉब में आखिर ऐसा होता क्या है। चलो वो तो बात होगी ब्रीफ में कि जॉब एनालिसिस क्या था। अब थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिक जॉब, उसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। कि उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेना कि उसमें होता क्या ए टू जेड, जैसे मैंने पहले भी बोला, उसको जॉब एनालिसिस बोलते हैं। अब उसके दो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली एलिमेंट्स होते हैं। ये कैसे आते हैं, जब हम जॉब को एनालाइज करते हैं, जब डेटा कलेक्ट करते हैं, उस बीच में जो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं वो दो होते हैं मेन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी जेडी अगर हम शॉर्ट में बोलें। आपने कई जगह देखा होगा, जो भी कंपनीज आपके कॉलेज में हायर करने आती हैं या आप ऑनलाइन पोर्टल लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग्स देखते हैं तो उन सब में जो दिया होता है और द इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। जिसमें जॉब के बारे में बेसिक बेसिक डिटेल्स होती हैं। अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों ना वैसे दो अलग अलग टर्म्स हैं, पर ये बताते जॉब के बारे में। लेकिन थोड़ा आसान करते हैं, चलो। जॉब डिस्क्रिप्शन फोकस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अकॉर्डिंग टू कि वो पर्टिकुलर जॉब के बारे में फोकस करता है कि इस जॉब में क्या है। जैसे कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, टूल्स क्या है। जैसे जॉब में एक्सेल यूज़ होगा, अगर सॉफ्टवेयर की यूज़ है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा उस जॉब में, उसमें ड्यूटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं, टास्क क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है। अगर आप का वो ह्यूमन रिसोर्सेज का जीडी है तो उसमें रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या क्या रहेगी आपकी, उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होगा, पेरोल कैसे बनेगा, ये सब आएगा जेडी में, ओके। अब आता है जॉब स्पेसिफिकेशन या जीएस, जो पर्सन यानी इंडिविजुअल पे फोकस करता है कि उसमें आपको क्या स्किल्स उस इंसान में चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। जैसे अगर वो ह्यूमन रिसोर्सेज में है तो उसको क्या स्किल आना चाहिए, उसको रिक्रूटमेंट करना चाहिए, राइट। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो उसको क्या स्किल्स आना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट चार्टर बनाना चाहिए, राइट। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है तो उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन में हमें क्वालिफिकेशन आती है। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी वो हो सकता है सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट हो, बीटेक करा हो, या किसी और सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्ट्रीम से आता हो वो बंदा। और उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है। अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपका फिजिकल आपको कुछ वर्क करना है तो डेफिनेटली फिजिकल टेस्ट हो सकता है उसका, तो आपको फिट होना चाहिए, या आप वो जॉब हैंडीकैप से करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो, ये सब आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो आप समझ गए होंगे कुछ हद तक कि जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब पे फोकस करता है
जॉब कंडीशन पे फोकस करता है। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स पे फोकस करता है। पर्पस क्या होता है जेडी और जेएस का? ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, आप इनको देखो एग्जाम में आए ना तो इनके बाद या तो आप सीधे लिख लेना अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो थोड़ा बहुत एक एक लाइन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब लिखते जाना अंदर अंदर, वरना आप हेडिंग डाल के भी ख़त्म कर सकते हो। देखो एग्जाम्स में क्या होता है ना, जब आप एग्जाम्स में पेपर लिखते हो तो मेन होता है कि टीचर देखो इतने सारे बच्चों को पेपर चेक करता है तो उसको मतलब होता है कि बुलेट पॉइंट पे आपने कितना लिखा है, और उनको चाहिए कि समराइज कंटेंट ऑफ पेजेस डेफिनेटली भरो, वो तो इससे ही भर जाएंगे पूरे पूरे, बट उनको रामकथा नहीं चाहिए, उनको मेन मेन पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो जो जो मैं ऐसे बुलेट पॉइंट्स पे देखा, अगर आप इंटो लिखाओगे तो पूरी उम्मीद है कि टीचर इससे खुश हो जाएगा। तो हाँ, अब वापस आते हैं टॉपिक पे, पर्पज ऑफ जेडी एंड जीएस। तो पहला होता है ग्रेड करना, क्लासीफाई करना है जॉब को। जैसे कि अब देखो सारी जॉब्स तो सेम नहीं होती ना, सब अलग अलग होती हैं। कोई ज़्यादा मेहनत ताना मांगती है, कुछ कम मांगती है, तो किसी को सैलरी ज़्यादा चाहिए होगी, किसी को कम देरी में भी काम चल जाएगा, राइट। कुछ ज़्यादा मैनुअल लेबर मांगती है, कुछ ज़्यादा कंप्यूटर वर्क मांगती हैं, तो उनको हम ग्रेड या क्लासीफाई करना चाहेंगे, राइट। कि हम कैसे इन फ्यूचर उन पर सैलरी डिसाइड करें बेस्ड ऑन कि उसमें कितना एक्सपीरियंस नॉलेज और हमें कितना लेबर वर्क चाहिए उसमें, राइट। अब हायरिंग और रिक्रूटमेंट में यूज़ होते हैं ये दोनों चीज़ें, जेडी एंड जेएस। आपके कोई भी कंपनी आती है, एचआर आता है, तो उससे पहले क्या देता है? जेडी ही तो देता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी बेसिस पे तो हायरिंग होती है। अब हायरिंग और रिक्रूटमेंट में आता है क्योंकि कि उसमें हमें पता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये स्किल्स चाहिए हमें, ये क्वालिफिकेशन है, हाँ अब हम इसके लिए अप्लाई करने लायक हैं कि नहीं है, तो ऐसे हम करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेनिंग, अब जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन पे ही हम ट्रेनिंग्स बनाते हैं कि वो बंदा उस जॉब को करने के लिए हमें उसको क्या सिखाने का है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जेडी या जेएस है करके, तो हमें क्या सिखाना है उसको, कौन से सॉफ्टवेयर सिखाने हैं, कि कोटलियन सिखाना है कि जावा सिखाना है, राइट। अगर उसको कोई ऐप बनानी है, अब वो iOS डेवलपर है तो iOS में कौन सा उसको प्लेटफॉर्म पे उसको ऐप बनानी है। अब वो एंड्रॉयड ऐप बना रहा है तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना है कि कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। अब प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स में यूज़ होता है जेडी एंड जेएस। अब हमें पता है कि ये कोई बंदा मैनेजरियल पोजीशन पे था तो अब सीनियर मैनेजर बनेगा वो, तो वो हम किस में से चेक करेंगे, वो जेडीज में जाएंगे कि हाँ ये बंदे का हम प्रमोशन इस लेवल पे कर सकते हैं। अब देखो कोई टेक्निकल फील्ड से आता है तो हो सकता है कि हम उसे टेक्निकल फील्ड में तो प्रमोशन देंगे, और स्पेशली उसकी जॉब्स के रिवॉल्व अराउंड जो जो मिलती जुलती जॉब्स है उसी में तो प्रमोशन होगा उसका। अब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हो सकता है कि उसको हम टीम लीड भी बनाते हैं ऐप का, तो ये होता है प्रमोशन स्पेसिस पे। अब आता है वर्क्स प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट में। ये सिंपल हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट से इसका लेना देना है करके कुछ, पर इसमें हम क्वालिफिकेशंस और बाकी चीज़ों की बात करें कि हम कैसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड में हायरिंग करते हैं लोगों की। हम कैसे प्लेस, हमें कितनी प्लेसमेंट चाहिए, हमें कितने लोगों को ड्राइव में रन करना है, तो ये सब आता है। वर्क स्टैंडर्ड, हम एक कल्चर सेट करते हैं बेस्ड ऑन जेडी एंड जेएस। काउंसलिंग देना उनको, अब हम किसी काउंसलिंग उसके प्रोफेशन में उसके जेडी पर के ही दे पाएंगे कि अच्छा सॉफ्टवेयर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो हम उसको पढ़ेंगे तभी तो उनको काउंसिल कर पाएंगे कि उनको क्या दिक्कत आ सकती है। अब आता है मैन पावर प्लानिंग, तो बेस्ड ऑन कि हमें कितने लोग हायर करने चाहिए, तो वो हम जॉब एनालिसिस या जेडी जेएस देखने बात करते हैं कि हमें इतने वर्कफोर्स चाहिए, इतने ह्यूमन रिसोर्सेज वाले चाहिए, इतने मैनेजर्स चाहिए, इतने प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए, तो ये सब जेडी जेएस पढ़ के ही करते हैं या जॉब एनालिसिस करके। अब वो तो हमने समझ ली कि उनकी पर्पस क्या होते हैं जी डी ओ जी एस के, बट अब बात करते हैं कि इनमें जाता क्या है, राइट। जब भी आप जी डी जी एस लिखो तो उनमें एक्चुअली डेटा जाएगा क्या, व्हाट विल बी एंटर इट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले जाता है जॉब टाइटल, सबसे पहले लिखते हैं कि उस जॉब का टाइटल क्या है, पोजीशन क्या है, राइट। कि हम सीनियर मैनेजर है कि प्रोजेक्ट मैनेजर है कि क्या है, राइट। फिर जॉब लोकेशन, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। जॉब लोकेशन स्पेसिफाइज की उसकी वर्किंग पोजीशन क्या है, लाइक कि वो बेंगलोर में है कि दिल्ली में है कि कहीं और है, और उसमें भी वो वर्क फ्रॉम होम है कि रिमोट जॉब है। अब जॉब समरी हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट द जॉब इज़ एक्चुअली अबाउट, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें क्या हो सकती हैं, बाकी चीज़ें डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड ऑल। मशीन एंड टूल्स क्या यूज़ हुए हैं, एक्सेल पे वर्क है कि कोई मशीनरी इन्वॉल्व है। अब उसमें सुपरविजन गिवन है कि नहीं है, लाइक कि कोई सुपीरियर इज या समवन, या आप ही सीनियर हो आप खुद से करोगे, और या आप सुपरवाइज कर दोगे अदर्स को। अब बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की। मैंने बोला वो पर्सन को टारगेट करता है, तो उस पर्सन की एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशंस हम पूछते हैं, या हम खुद बताते हैं कि हमें बीटेक वाला बंदा चाहिए, या एक्सपीरियंस कितना चाहिए। अगर सीनियर पोस्ट के लिए चाहिए तो डेफिनेटली हमें 3 से 5 साल वाला सीनियर चाहिए, कोई जो वर्क करके आया हो पास्ट में।
या फ्रेशर्स के लिए भी अवेलेबल है जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसकी, कि उसका काम क्या है, उसको टीम को लीड करना है, उसको टास्क बांटने हैं बंदे को, उसको ऐप बनानी है, क्या करना है, राइट। स्किल्स, अब उसका एक्सेल पे काम है तो उसको एक्सेल की स्किल आनी चाहिए, राइट। उसको नोशन कैनवा आना चाहिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो उसको हैशटैग वो सब आना चाहिए यूज़ करना। फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, कि वो हैंडीकैप के लिए भी अवेलेबल है, कि और अदर एट्रीब्यूट्स लाइक कि वो आर्मी में जा रहा है तो फिजिकली फिट होना चाहिए बंदा, राइट। तो ये सब कंटेंट्स हैं जो जेएस और जेडी के। ओके, अब लास्ट में बात करते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस की। अब हम सब ने डिटेल में डिस्कस कर लिया ब्रीफ में एंड पॉइंट्स में कि व्हाट द थिंग्स वर। अब बात करते हैं ये प्रोसेस आके जॉब एनालिसिस की होती कैसे। तो इसमें देखो मैंने इधर 6 स्टेप्स दिए, कहीं पे आपको 5 मिलेंगे बुक्स में, आपके टीचर शायद 7-8 भी बोलेंगे। वो डिपेंड करता है वेरी कि कौन उसमें कितना डिटेल्स और लगाना चाह रहा है या कम करना चाह रहा है। पर ब्रॉडली यही स्टेप्स हैं, अगर आप ये डिट्टो लिख के आओगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको पूरे मार्क्स देगा। वो कई बार कुछ चीज़ों को एलिब्रेट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट में रिव्यू एंड रिकॉर्ड एक ही स्टेटमेंट में रखा है, लोग रिव्यू अलग रखते हैं, रिकॉर्ड करके इसको 7 स्टेप्स ही बना देते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है कि लोगों ने अपने हिसाब से कैसे रखा। तो अगर आप ये डिट्टो 6 भी लिख के आओगे तो इट विल वर्क, या आप 5वें पे भी ख़त्म कर दोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस। सबसे पहले हम निकालते हैं रिक्वायरमेंट कि हमें जॉब एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जॉब एनालिसिस करने के लिए कि हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस एनालिसिस ही। सेकेंड होता है सिलेक्टिंग रिपीटेटिव जॉब्स फॉर एनालिसिस। देखो अब एक कंपनी में या कॉर्पोरेट में तो बहुत सारी जॉब्स हो सकती है, एक स्टार्टअप में हो सकता है कि 4-5 ही लोग काम कर रहे हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ पोजीशंस हो। बट अगर कॉर्पोरेट हुआ तो उसमें 100-200 या 1000 लोग भी काम कर रहे हो सकते हैं। अब सबका एनालिसिस तो नहीं कर सकते ना, सबका करेंगे तो देखो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और इतने फंड्स भी नहीं हो सकते सब पे, तो टाइम भी कंज्यूम होगा। तो हम रिपीटेटिव जॉब्स निकालेंगे कि कौन सी ऐसी जॉब्स है जो मेन हमें टारगेट करनी है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है और जो ज़्यादातर ब्रॉडली सबको कवर करनी है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने एचआर का करा तो उससे पेरोल वाले भी कवर हो गए और बाकी रिक्रूटमेंट वाले भी कवर हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो फिर उसके बाद करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हमने डिसाइड कर लिया कौन सी रिपीटेटिव जॉब्स हैं, हम उनका डेटा कलेक्ट करना है, उनके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, सर्वे करना हो सकता है, या क्वेश्चनियर के थ्रू हो सकता है। हम इंटरव्यू कर सकते हैं अपने अपने एम्प्लॉयज़ का, जाके उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं हमें। अब होता है प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको एनालाइज करके हम बनाएंगे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो क्या होता है। फिर आता है जॉब स्पेसिफिकेशन, ये भी आप लोग जानते हो कि वो क्या होता है। तो ये प्रोडक्ट होते हैं, ये हमारे पास एनालिसिस करने के बाद आएंगे जो डेटा हमारे पास आया है। फिर लास्ट में हम उसको रिव्यू करते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया या कुछ और बचाओ। फिर उसको रिकॉर्ड की तरह कीप इट आगे फ्यूचर में रिव्यू करने के लिए, काम के लिए, कि आगे फ्यूचर में जब भी जॉब एनालिसिस की जरूरत पड़े तो हमें बार बार ना करना पड़े कुछ स्पेसिफिक जॉब्स का। हम ये रिकॉर्ड को उठा के वापस से चेक कर सकते हैं एंड वी कैन गो फॉरवर्ड विद द डेटा, या उसको अपडेट कर सकते हैं, जिससे टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। तो ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को जॉब एनालिसिस अच्छे से समझ में आया हो, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और आगे ऐसे ही मैं और भी वीडियोस बना के डालता रहूँगा। आप प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरे को भी लगेगा, मोटिवेट होऊंगा कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे लाते रहूँ। और आपको जो मैंने समझाया वो डिट्टो लिखाना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला आई गेस जॉब एनालिसिस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। और हाँ, इसके वीडियो के लिंक उसमें बायो में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा इस पीपीटी का, पीडीएफ का, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में। ओके, और आप देख रहे थे MBA विथ मनु, और मैं एक प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा जिसमें हम पर्टिकुलर HR टॉपिक्स के बारे में भी वीडियोस आपको मिल जाया करेंगे, और मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक्स।